स्वागत है आप सबका आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग लावेस इक्वेशन फॉर एक्स रे डिफ्रैक्शन पे बात करते हैं। एक्स किरण विवर्तन के लिए लावे का समीकरण के ऊपर। इसको आप कई बार टॉपिक इसका ये भी कहते हैं द वोन लावे ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, या लावे इक्वेशन भी कह सकते हैं सिंपली। हुआ क्या, जब एक वर्णी एक्स किरण पुंज किसी क्रिस्टल के तल पर आपतित होती है, ध्यान देने वाली बात है ये। जब एक वर्णी एक्स किरण पुंज किसी क्रिस्टल के तल पर आपतित होती है तो क्रिस्टल के प्रत्येक परमाणु द्वारा प्रत्येक संभव दिशा में उसका प्रकीर्णन हो जाता है, और हमें वो दिशा ज्ञात करनी है जबकि सभी परमाणुओं द्वारा प्रकीर्णित एक्स किरणें समान कला में होती हैं। क्यों होती हैं समान कला में? क्योंकि उस केस में आपको संपोषी व्यतिकरण मिलेगा, और संपोषी व्यतिकरण मिलने से फायदा क्या होगा हम लोग को? वो हम लोग को इतनी तीव्रता देगा जिसको हम लोग मेजर कर पाएंगे, नाप सकेंगे। अब आप सोचेंगे कि इसके लिए करें क्या? इसके लिए एक काम ये करते हैं हम लोग कि हम एक दो ऐसे एटम ले लेंगे, दो ऐसे परमाणु ए और बी ले लेंगे जिसके ऊपर आपका प्रकीर्णन आपका एक्सरे आपतित होगा और एक निश्चित दिशा में वो प्रकीर्णित हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनसे मिलिए। ये है मैक्स थियोडोर फेलिक्स वॉन लावे। ये जर्मन भौतिकी विज्ञानी थे और इनको 1914 में नोबेल प्राइज मिला। ध्यान देने वाली बात है। चलिए, आपका टारगेट तो ये है कि हम लोग लावे इक्वेशन निकालें कैसे। तो इसके लिए एक काम आप कीजिए, ये आपके दो परमाणु हैं मान लेते हैं। एक है आपका ये ए और दूसरा ये ले लिया हमने बी। ये दिख रहा होगा आप लोग को, ए और बी। अब इसमें दो एक्स किरण पुंज, ये वाला एक्स किरण पुंज ए पे आपतित हुआ है और ये दूसरा एक्स किरण पुंज बी पे आपतित हुआ है, और इनकी दिशा मैंने एन नॉट से दिखाई है। एकांक सदिश है, ये यूनिट वेक्टर है, और इनका डायरेक्शन ये है, ये वाली दिशा। इस दिशा में ये आपतित हुए। अब जैसा कि हमने कहा था कि एक निश्चित दिशा में इनका क्या हो जाएगा, इस तरीके से परमाणु ए और बी द्वारा इनका एन नॉट दिशा से N1 दिशा में इनका प्रकीर्णन हो जाएगा, इनका स्केटरिंग हो जाएगा एन डायरेक्शन में। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अब उसके बाद एक काम करते हैं, अब यहां पे एक आपतित तरंगाग्र ले लेते हैं। ये एक आपतित तरंगाग्र है, ठीक, और ये AL इसका प्रकीर्णित तरंगाग्र होगा। वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट हुआ और ये स्कैटर्ड हो गया। यहां पे B से M ये एक परपेंडिकुलर है और यहां ये एक परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये जो रे ऑफ लाइट होता है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, इसके अकॉर्डिंग। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें ये दो किरणें जो इधर जा रही हैं, ए और ये बी से प्रकीर्णित किरणों के मध्य पथांतर ज्ञात करना है। इनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है। अब पाथ डिफरेंस कैसे निकालें? ये देखिए, ये निकल के आया BL, ये वाला, और उसके बाद ये हो गया MA। ये इनके बीच का पाथ डिफरेंस है। ये देखिए, यहां एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए हम लोग, तो ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया है हम लोग, तो ये वाला जो हिस्सा आएगा
वो इस हिस्से के इक्वल आएगा। ध्यान दीजिए, मेरा कहना का मतलब क्या है, ये एक एक्सेस लाइन है, ये MA और ये BL। तो अगर BL में से MA को माइनस करवा दें तो पता चल जाएगा कि ये जो आपतित और प्रकीर्णित जो रेस हैं उनके लिए, यानी कि ये वाला हिस्सा यहाँ तक और ये वाला हिस्सा यहाँ आके यहाँ तक, इनके बीच कितने का पथांतर आ रहा है। तो देखिए भाई, आप क्या बोले हैं, यहाँ से A से जो लाइट रे निकला है तो L से जो लाइट रे निकलेगा वो दोनों इक्वल होंगे, ये एक्सेस हुआ, और आपतित वाले हिस्से में ये वाला एक्सेस हुआ, तो पथांतर कितने का निकलेगा इसका, BL माइनस MA के बराबर आया। अब एक त्रिभुज लेते हैं, BMA, ये समकोण त्रिभुज है, BMA एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें क्या करते हैं, यहां से हम लोग cos A निकालते हैं, ये वाला एंगल। तो cos निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका बेस निकल के आएगा, ये बेस होगा इसका MA, ये इसका बेस होगा, और इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ये इसका हाइपोटेनियस होगा कर्ण। तो आधार MA बाई BA, MA बाई BA, MA की वैल्यू निकालिए, इस BA को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये रिलेशन बना MA इक्वल BA कॉस एंगल A। अब BA, ध्यान दीजिए, अब यहां से लेकर के यहां तक का स्थिति सदिश या A से B तक की दूरी, ये देखिए ऊपर, यहां देखिए लेजर को R लिए हैं हम, तो R का परिमाण कितना होगा, ये R वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड R ले लेंगे, तो ये BA की वैल्यू कितनी R, और इसके साथ 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई किया है, ताकि मैं यूनिट वेक्टर को इसमें इंट्रोड्यूस कर सकूं। तो देखिए A डॉट B AB cos थीटा होता है, तो AB cos थीटा देखिए AB cos थीटा, इसको वेक्टर A डॉट वेक्टर B लिखते हैं, यानी कि वेक्टर R डॉट वेक्टर N नॉट, यूनिट वेक्टर 1 की जगह। अब आगे चलते हैं, अगर इसी क्रम में एक ट्रेंगल BLA ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, एक डायग्राम देख लीजिए, BLA ले लेते हैं, इस ट्रेंगल पे आइए, तो क्या आएगा, तो R डॉट N1 हो जाएगा, जैसे वहां पे R डॉट N नॉट निकाले थे, तो यहां कितना हो जाएगा, R डॉट N1। क्लियर है बात, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब ये दोनों वैल्यू जो आपने निकाला उसको उस समीकरण पे रख देते हैं। किस समीकरण पे रखें, ये दिखा देता हूं मैं, ये देखिए BL और MA की वैल्यू यहां रख देते हैं। अगर यहां रखते हैं आप, तो आपके पास ये रिलेशन आया, R यहां कॉमन हुआ, वेक्टर N1 माइनस N नॉट, क्लियर है। और इनको अगर हम लोग देखते हैं, दिशा बदल रही है, ध्यान दीजिए, इंसिडेंट इस तरीके से आया था और इस दिशा में गया था, तो इनके बीच में N1 और N नॉट को माइनस करते हैं, तो सपोज आप ये मान लीजिए कि ये कैपिटल N के बराबर होता है, तो आपका इक्वेशन क्या आया, R डॉट N आ गया। क्लियर है। अब क्या करते हैं, ये N को प्रकीर्णक सदिश कहा जाएगा, क्योंकि ये दिशा बताएगा किस दिशा में उनका प्रकीर्णन हुआ है। अब हम लोग एक और डायग्राम की कल्पना करते हैं। हमारे पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ध्यान दीजिए कि अगर एक लाइट रे या एक्स किरण इस तरीके से आया, N0 दिशा में आया और N1 दिशा में स्कैटर्ड हो गया, तो इसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर ये बिना स्कैटरिंग के आता तो इस पॉइंट पे आ जाता, और कहां तक गया है ये, आपने कहा ना इसके प्रकीर्णन की दिशा N होती है, मतलब यहां ये N दिशा में जाएगा, तो प्रकीर्णन कितना हुआ, यहां से उठा है और यहां चला गया है। तो यहां से लेकर के अगर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस को मैं N लेता हूं, तो RQ को N/2 लेना पड़ेगा, आधा होगा, ये मिडिल पॉइंट Q हो गया इसलिए।
क्लियर है बात? तो क्या निकल के आया, यहां साइन थीटा निकालते हैं। देखिए पी क्यू आर में साइन थीटा अगर निकालेंगे आप तो ये n/2 और ये हाइपोटेनियस n1, और इसका परिमाण कितना होगा, ये एकांक सदिश है इसलिए इसका परिमाण 1 होगा, और आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, n/2। कहने का मतलब n की वैल्यू 2 साइन थीटा के बराबर होनी चाहिए। एक चीज मेरे को बताइए, आप जूनियर क्लास में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं आप, और सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है आपने, बट वो कोरोना या लॉकडाउन हुआ तो आप अच्छे से शायद पढ़े या नहीं पढ़े मेरे को नहीं पता, लेकिन 12th में तो आपने बहुत अच्छे से किया है। तो कलांतर और पथांतर में क्या संबंध है, तो फाई इक्वल्स टू 2π/λ इंटू पथांतर होता है। लेमडा की वैल्यू कितना निकाले हैं आप लोग, पथांतर कितना निकाले हैं, r/n। ये देखिए लेजर पे आपका फोकस होना चाहिए, r/n, ये तो आपका इक्वेशन कितना बनेगा, 2π/λ r/n। क्लियर है? आगे गए तो संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर कितने का होना चाहिए, 2n π का होना चाहिए। तो कलांतर कितना हुआ, 2π/λ r/n 2n π के बराबर होगा। और अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 3 ट्रांसलेशन वेक्टर हैं, 3 ट्रांसलेशन वेक्टर हैं x, y और z डायरेक्शन में, तो क्या होगा, देखिए भाई ये r स्थिति को बताएगा। तो x दिशा के लिए यहां कितना लिखेंगे आप, a, y दिशा के लिए r की जगह b, और z दिशा के लिए r के लिए c, और यहां n की वैल्यू भी चेंज करना पड़ेगा, n। तो x डायरेक्शन में h लेते हैं आप मिलर इंडेक्स को, y डायरेक्शन के लिए k लेते हैं, और z डायरेक्शन के लिए l लेते हैं। तो ये 3 इक्वेशन आपको मिला इसके थ्रू। अब एक काम करते हैं, अगर कोई ये कहे कि n के सापेक्ष a, b और c की कोसाइन अल्फा, बीटा और गैमा अगर लेते तो क्या होता, तो क्या होगा, यहां पे फोकस करिए, a/n है, सॉरी a.n है, तो a और n के बीच का एंगल कितना लेंगे आप, a और n के बीच का एंगल कितना, अल्फा है, तो यहां क्या आ जाएगा, cos a/n को हम लोग अल्फा से दिखाएंगे। n की वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू देखिए शायद याद ना हो तो एक बार इस स्लाइड में आके n की वैल्यू देख लीजिए, n = 2 sin थीटा के इक्वल है। ठीक, तो n की वैल्यू तो यहां कितना हुआ, देखिए 2π/λ, ये वाला 2π/λ a/n या a.n, n की वैल्यू कितना, 2 sin थीटा, और a, इनके लिए कोसाइन कितना, एंगल कितना, अल्फा का, इनके लिए अल्फा का एंगल है, और ये a sin थीटा, 2a sin थीटा। क्लियर है बात? 2 sin थीटा n की वैल्यू है, तो क्या मिला, 2π/λ 2a अल्फा sin थीटा इक्वल्स टू 2πh, ये n की वैल्यू। अब इसी तरीके से b.n निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2b बीटा sin थीटा। cn निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2c गैमा sin थीटा। अब आपके पास ये इक्वेशन बना, 2π/λ 2a अल्फा sin थीटा 2πh, तो ये 2π और ये 2π कैंसिल हुआ, ये रिलेशन आ गया। इसी तरीके से ये 2 रिलेशन और निकल के आएंगे, यहां पे ये भी रिलेशन निकल के आ गया। इन्हें ही हम लोग लावे का समीकरण कहते हैं, ठीक है, और ये हमको संपोषी व्यतिकरण की दिशा बताते हैं। ठीक, और ये जो समीकरण है, इससे स्पष्ट होता है कि विवर्तन तल के लंबवत वेक्टर n, कैपिटल N के आद्य वेक्टर क्या क्या होंगे, a, b, c के सापेक्ष कोज्याएं अल्फा, बीटा और गैमा, ये है। बात क्लियर है? ठीक, थैंक यू वेरी मच।